मैसूर को निपटा दिया अंग्रेजों ने। अब शुरू होता है मराठाओं का काम, ठीक है। तो 1775 से 1785 के बीच है ना, अंग्रेजों के लिए साम्राज्य का संकट काल था। इस चाहते तो भारतीय लोग इसका फ़ायदा उठा सकते थे, क्योंकि इस समय इनका अमेरिका के साथ संघर्ष चल रहा था, मराठा के साथ संघर्ष चल रहा था। 1775-82 प्रथम मराठा युद्ध हुआ था ना, और द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 चला। इस समय अगर ये दोनों एक हो जाते तब भी मराठा और हैदर अली और ये टीपू सुल्तान जो मतलब सब है मैसूर और मराठा तो जीत जाते। तो ये संकट काल था, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ा बखूबी इसका फ़ायदा उठाया। अब जो आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध होता है 1775 से 82। इसके पहले वो युद्ध हो चुका था, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला युद्ध हो चुका था। इसके बाद होता है प्रथम 1700 मराठा युद्ध होता है अंग्रेजों से 1775 से 82। अंग्रेज जनरल कौन था इसमें? वारेन हेस्टिंग था। 1782 से 85 में इसने नेतृत्व किया। पेशवा पद के लिए माधवराव और रघुनाथ राव में संघर्ष चल रहा था। माधवराव सेकंड और रघुनाथ राव में संघर्ष चल रहा था, ठीक है। संघर्ष चल रहा था 1733 से चल रहा था, ठीक है। ये चले गए महोदय रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चले गए और सूरत की संधि कर ली। 1775 में उन्होंने कौन सी संधि कर ली? सूरत की संधि कर ली। अब जो सूरत की संधि कर ली तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि युद्ध भाई ना करो, युद्ध ठीक नहीं है, यथास्थिति बनाने हेतु मतलब कोशिश किया। लेकिन पेशावा से 1776 में पुरंदर की संधि की कर ली, युद्ध नहीं हुआ। और 1776 में पुरंदर की संधि हो गई पेशावा से, लेकिन कंपनी डायरेक्टर के निर्देश हुए कि नहीं ये संधि नहीं मानी जाएगी, युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। और युद्ध हो गया और बराबरी पे फिर समाप्त हुआ। कौन सी संधि हुई? 1782 में सलाबाई की संधि हुई और युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। अंग्रेजों को लाभ ये हुआ कि हैदर को अलग थलग कर दिया गया। अंग्रेजों को इससे लाभ हुआ, मराठाओं को कोई नहीं लाभ हुआ। अंग्रेजों को लाभ हुआ कि हैदर को इस युद्ध से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। देखो प्रथम युद्ध में क्या होता है पहले कि पेशावा पद के लिए माधवराव सेकंड और रघुनाथ राव में संघर्ष चल रहा था 1733 से। तो रघुनाथ राव लालची आदमी पहुंच गए कहाँ? अंग्रेजों के पास कि हमको भैया पेशावा बना दो, ठीक है। और पेशावा बना दो तो इन्होंने सूरत संधि कर ली पेशावा बनने के लिए अंग्रेजों से, ठीक है। पेशावा 1775 में इन्होंने क्या कर ली? सूरत की संधि कर ली रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से। अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग युद्ध के खिलाफ था कि युद्ध नहीं करो मराठाओं से, और यथास्थिति बनाने हेतु उसने क्या किया? जो सूरत की संधि हुई थी इसको कैंसिल करके पेशावा से 1776 में पुरंदर की संधि कर ली। जो पेशावा था उससे क्या कर ली? 1776 में पुरंदर की संधि कर ली, ठीक है। 75 में सूरत की संधि करते हैं रघुनाथ राव। फिर वारेन हेस्टिंग युद्ध नहीं करता है, यथास्थिति को बनाने के लिए सूरत संधि को कट करके पेशावा से 1776 में पुरंदर की संधि कर लेती है। लेकिन कंपनी डायरेक्टर लोग इसका विरोध करते हैं, फिर युद्ध हो जाता है। युद्ध बराबरी में खत्म होता है 1782 में सलाबाई संधि से। इससे अंग्रेजों को लाभ ये हुआ कि हैदर को अलग थलग कर दिया। अब हुआ गया, इसके बाद काफ़ी टाइम तक युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। 1782 में हुआ था, पूरा 20 साल नहीं युद्ध हुआ, ठीक है। फिर 1803 से 5 में सेकंड युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध। जब हैदर को निपटा दिया गया, मैसूर को निपटा दिया गया, टीपू निपटा दिया गया 1799 में, उसके बाद मराठाओं का नंबर आया है। कारण था अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, भाई मैसूर खत्म हो गया, नेपोलियन का आक्रमण खतरा भी खत्म हो गया, विलय दिल्ली की आक्रामक नीति चली रही थी, मराठाओं का आंतरिक संघर्ष पेशावा पर प्रभाव लेकर सिंधिया और होलकर का युद्ध चल रहा था, ठीक है। सिंधिया होलकर का युद्ध चल रहा था, ठीक है। और ये सिंधिया और पेशावा दोस्त थे, ठीक है। और अब क्या हुआ? पेशावा के इशारे पर होलकर के भाई की हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर होलकर ने क्या किया? पेशावा को हरा दिया, पूना पर कब्जा कर लिया। फिर पेशावा जो थे ये बाजीराव सेकंड, ठीक है। पेशावा बाजीराव सेकंड क्या हुआ? अंग्रेजों से मदद मांगने चले गए। 1802 में मदद मांगने के लिए उन्होंने कौन सी संधि की? 1802 की बसीन की सहायक संधि कर ली। अब सहायक संधि तो जानते हो क्या होती है, ठीक है। सहायक संधि के वही पॉइंट लगेंगे जो पीछे हमने बताया था कि अब अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, उसी की सेना रहेगी, तुम विदेशों से कोई संधि नहीं करोगे, ये दुनिया भर के, और इनको भूभाग भी देना पड़ेगा। 1802 में बाजीराव सेकंड ने क्या कर लिया? अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए संधि कर ली। अब संधि जो हुई, मराठा सरदारों ने संधि का विरोध किया, और जब विरोध किया तो फिर युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अब युद्ध भी जो मराठा सरदार थे, ये 4-5 जो सरदार थे, ये एक साथ नहीं लड़े, अलग लड़ रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? मराठा की पराजय हुई। 1803 में जो हौसले थे ये, ठीक है, होलकर जो हौसले थे, इनसे देवगांव की संधि की गई। 1803 में हौसले से देवगांव की संधि की गई, ठीक है। सिंधिया और सुरजी अर्जुन गांव की सहायक संधि हुई। ये जब देवगांव की संधि हुई, इसमें क्या हुआ? हौसले से जो संधि हुई, इसमें देवगांव, सिंधिया, सुरजी अर्जुन गांव की सहायक संधि हो गई। 1806 में होलकर से संधि हुई, ठीक है।
राजपुर घाट की संधि से समाप्त हुआ, राजपुर घाट की संधि से समाप्त हुआ। अब बसीन की संधि का महत्व ये हुआ, संधि के प्रभाव, वही कॉन्सेप्ट यूज करो। अब मतलब मराठा समझो खत्म हो गए, अब मराठा बचे ही क्या, सेकंड युद्ध में खत्म हो गए। अब थर्ड युद्ध हुआ, क्योंकि भाई इनको बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई। थर्ड युद्ध हुआ 1817 से 18 में। अब ये सेकंड में लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है, और फर्स्ट में वारेन हेस्टिंग था, सेकंड में लॉर्ड वेलेस्ली है। अब थर्ड में आ गया तुम्हारा कौन सा, लॉर्ड हेस्टिंग, 1717 से 18 में चला, ठीक है। अब ये क्या हुआ, घटनाक्रम अंग्रेज नीति से पेशवा मराठा सरदारों में असंतोष हो गया, ठीक है। अब पेशवा ने युद्ध शुरू कर दिया, पराजय होगी इनकी, पेशवा पद समाप्त हो गया, पेशवा पेंशन दे दिया गया और कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। अब क्या हुआ, 1817 में ग्वालियर संधि हुई। 1817 में कौन सी संधि हुई, ग्वालियर संधि। अब महादजी सिंधे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की मदद करने को राजी हो गए। ग्वालियर संधि 1817 में जो ग्वालियर संधि हुई, तो महादजी सिंधे जो थे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की मदद करने के लिए, सिंधे ये पिंडारी मराठाओं की मदद करते थे। अब ये महादजी सिंधे ने कहा कि हाँ हम पिंडारियों का दमन करेंगे। 1817 में पूना की भी संधि हुई, इसमें पेशावर ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, पेशावर ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, तब पेशावर पद समाप्त हो गया और इनको बिठूर भेज दिया गया पेंशन देके। मंदौर की संधि भी हुई 1818 में, ठीक है। होलकर ने राजपूत राज्यों से अधिकार छोड़ दिया, होलकर भी काम खत्म, तब सरदार अलग अलग निपट गए। तो ये हुआ मराठाओं का, कैसे मराठाओं को निपटाया गया, ठीक है। अब थोड़ा इतिहास अगर हम देख लें मराठाओं का, तो देखो शिवाजी 1627 से 1686 में रहे हैं, फिर उनके उत्तराधिकारी आया 1680 से 1713 तक रहे। फिर अष्टप्रधान इन्होंने बनाया था, जिसका पेशावा पीएम, अष्टप्रधान पेशावा पीएम था ना, इसका पीएम पेशावा था इसका, ठीक है। और फिर 1713 तक इनके उत्तराधिकारी रहे। फिर 1713 से 1772 तक शक्तिशाली पेशावा काल चला। 1772 तक 13 से 72 तक शक्तिशाली पेशावा काल चला। इसमें 4 पेशावा मजबूत हुए। बालाजी विश्वनाथ थे 1713 से 20 तक, फिर बाजीराव फर्स्ट हुए 1720 से 40 तक, फिर बाजीराव हुए 1740 से 61 तक, फिर माधवराव हुए 1761 से 73 तक। तो जो पेशावा काल चला, तो पहले थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, फिर बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40, फिर बाजीराव 1740 से 61, फिर माधवराव 1761 से 73। फिर अयोग्य पेशावा एवं मराठा सरदारों का शासन चला 1772 से 1818 तक, क्योंकि 1818 की मंदसौर संधि हुई, यहाँ से सब खत्म हो गया था। इसमें देखो तीन युद्ध भी हुए थे इनमें, यही 3 मराठा युद्ध जो हुए थे, प्रथम सेकंड थर्ड, ठीक है, 3 युद्ध भी हुए थे। अब इसमें सिंधिया जो थे ग्वालियर में थे, सरदार है मराठा सरदार। सिंधिया जो था कहाँ थे, ग्वालियर में थे, भोसले नागपुर में थे, होलकर इंदौर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे। सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकृत की थी गायकवाड़ बड़ौदा के, जो सरदार था मराठा सरदार, बड़ौदा जो सरदार था गायकवाड़, इसने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। तो सिंधिया कहाँ थे, ग्वालियर में, भोसले नागपुर में, और होलकर इंदौर में, और गायकवाड़ बड़ौदा में, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा बहुत, ये तो मिडिवल हिस्ट्री, लेकिन अगर शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तराधिकारियों पर थोड़ा पढ़ ले तो इनका इतिहास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शिवाजी जो थे ना, इनके पिता शाहजी भोसले थे, ये अहमदनगर की सेवा में लगे रहते थे। 1633 में क्या हुआ, शाहजहाँ द्वारा अहमदनगर की विजय कर ली, क्योंकि 1633 में शाहजहाँ ने अहमदनगर की पर अधिकार कर लिया। तो ये अहमदनगर को छोड़कर शाहजी भोसले कहाँ चले गए, बीजापुर की सेवा में चले गए, और पूना की जागीर शिवाजी को दे दी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, ठीक है, रामदास थे, ठीक है। तो शिवाजी ने सबसे पहले विजय कहाँ की, तो शिवाजी की विजय प्राप्ति कहाँ की, तो 1646 में उन्होंने प्रथम विजय हासिल की थी। पूना के पास एक तोरण किला था, तोरण किला पे प्रथम विजय 1646 में। 1648 में पुरंदर किला जीता इन्होंने। 1656 में जवाली किला जीता, और जवाली किला मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जीता था, चंद्रराव मौर्य थे, उन्हीं से जीता था। फिर क्या हुआ, इनकी बढ़ती ख्यात को देखकर, और ये जो लूटपाट करते थे, ठीक है, मुगल साम्राज्य में, तो इन सब लूटपाटों को देखकर औरंगजेब उस समय शासक था मुगल साम्राज्य का, वो क्रोधित हो गया और उसने कुछ मिशन भेजे। तो औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर के शासक से कहा कि इनको निपटाओ भाई, ये बंदर की तरह उछल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, इसको निपटाओ। तो बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा, और शिवाजी ने चतुराई से उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा था ना अफजल खां ना, इसकी शिवाजी ने चतुराई से हत्या कर दी। फिर औरंगजेब ने बीजापुर से कहा भाई तुमसे तो निपटेगा नहीं, अब हम दूसरे अपने गवर्नर को भेजते हैं। तो शाइस्ता खां को भेज दिया, मुगल औरंगजेब ने अपने गवर्नर शाइस्ता खां को भेज दिया, मुगल गवर्नर शाइस्ता खां आया, और इस क्या हुआ, शिवाजी ने छापा मार युद्ध करके इसको घायल कर दिया, ये भी वापस गया। जब ये वापस गया तो औरंगजेब ने कहा बहुत हो गया, अब आमेर के शासक जयसिंह को भेजा गया
अमेरिकी शासक शिवाजी को अच्छी तरीके से जानते थे, उनकी क्रियाविधि। तो शिवाजी को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। जयसिंह जी ने चारों तरफ शिवाजी को घेर लिया। अब शिवाजी हो गए मजबूर, और मजबूर होकर उन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। ये इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि कर ली। और पुरंदर की संधि में क्या किया उन्होंने, 23 किले थे जिनकी आयु उस समय 4 लाख प्रतिवर्ष थी, मुगलों को दे दिया। और इन्होंने अपने पुत्र संभा को भी मुगल दरबार में भेजा, जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। ठीक है। और जय सिंह ने कहा शिवाजी से, जाओ भाई तुम व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब से मिल लो। और वहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलने गए और वहाँ कुछ मनमुटाव हो गया और इनको कैद कर लिया गया। 1666 में कैद से फरार हुए, वहाँ से भाग निकले। 1666 में कैद से फरार हो गए। और 1674 में अब के वहाँ मतलब मनमुटाव इसीलिए हुआ था कि ये अपने को शासक कह रहे थे। उसने कहा तुम कहाँ के भाई शासक, तुम्हारा कब तुम्हारा सिंहासन हुआ, तुम तो छापा मार युद्ध करते, लूटते पाटते, तुम शासक तो हो नहीं। तो जब वहाँ से फरार हो गया 1666 में, तो इसने 1674 में शिवाजी ने अपना रायगढ़ किले में क्या किया, राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की, मतलब अपने स्वयं को राजा बनाया और ये उपाधि धारण की। और स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित कर दिया। स्वयं को कहा कि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, राजा बनाया ना। और आखिरी में अंतिम अभियान 1677 में शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान किया। कर्नाटक, जिंजी और वेल्लोर आदि क्षेत्रों पर उन्होंने अंतिम अभियान किया और गोलकुंडा की सहायता ली थी। और 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी कुछ आते हैं। संभाजी 1680 से 89 तक रहे। तो शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह इन्होंने किया था संभाजी ने। ठीक है, यही संभाजी गए थे औरंगजेब के वहाँ, इनके पुत्र हैं शिवाजी के। जब शिवाजी ने छोटे पुत्र राजा राम को कोंकण सौंपा, तो सौंप दिया था ना, शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को कोंकण सौंपा, तो ये कहे देखो उनको राजा बना दी, हमको नहीं बनाया। इसलिए इन्होंने शिवाजी के खिलाफ विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब शिवाजी की फिर मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी सोयराबाई ने राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया। तो शिवाजी के भी 8 पत्नियां थीं। ठीक है, इतिहास में सर्च करो तो 8 पत्नियां थीं। तो ये संभाजी की बीबी संभाजी की जो माँ थी वो अलग थी। ये जो इनके राजा राम की माँ जो है अलग हैं। ये सोहराबाई हैं। इन्होंने अपने बेटे राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया इनकी मृत्यु के बाद। किंतु सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी शासक बन गए। हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी शासक बन गए। औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर द्वितीय को उन्होंने संरक्षण दे दिया। कौन? संभाजी ने। अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और इसको संरक्षण दे दिया संभाजी ने। जब संरक्षण दे दिया तो फिर मुगल से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। संघर्ष शुरू हो गया। मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ कवि कलश की भी निर्मम हत्या कर दी। अब 1689 के संगमेश्वर युद्ध में हुआ था ये सब। ठीक है, संगमेश्वर 1689 संगमेश्वर युद्ध में ये संभाजी की और इस संभाजी साथ कवि कलश थी, इनकी निर्मम हत्या किसने की? मुगल सेनापति मुबारक खान ने। अब इनकी जो पत्नी थी संभाजी की पत्नी येसुबाई और इनका पुत्र था साहू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तब तक रहा जब तक वो औरंगजेब जिंदा रहा वहीं। ठीक है, अब संभा के कार्य क्या थे? इन्होंने अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था। युद्ध में स्त्रियों को साथ ले जाने लगे थे। ठीक है, ये संभाजी ने शुरू किया। अब उसके बाद राजा राम, यही राजा राम, ठीक है, जिसकी माँ थी सोहराबाई। अब राजा राम ने 1689 से 1700 ईस्वी तक शिवाजी के पुत्र थे भी मुगलों के प्रति विद्रोह को जारी रखा। मुगलों के आक्रमण के भय से इधर उधर भागते रहे। इनका पलायन क्रम क्या है? पहले पनहाला में रहे, फिर जिंजी में गए, जिंजी से सतारा गए। ये 8 वर्षों तक जिंजी में रहे। अरकाट में शरण ले रखी। सरंजाम प्रथा पुनः शुरू की। सरंजाम प्रथा जो थी उन्होंने पुनः शुरू की। राजा राम ने सिंहासन पर न बैठने वाला शासक राजा राम को कहा जाता है। फिर शिवाजी द्वितीय आए और ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। 1700 से 1707 तक इन्होंने रही। राजा राम की मृत्यु के बाद संघर्ष ताराबाई ने जारी रखा औरंगजेब से। मुगल साम्राज्य से संघर्ष जारी रखा मुगल साम्राज्य से। दक्षिण में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता गया। दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव क्या हो गया? बढ़ता गया। 1700 से 1707 तक मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये 1700 से 1707 तक जो पीरियड है ये मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ? इसके बाद 1707 में औरंगजेब निपट गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी भी बहुत कमज़ोर थे। अब मराठा का वर्चस्व बढ़ रहा था और मराठा में ये जो थे ना ताराबाई राजा राम की पत्नी और शिवाजी द्वितीय, ये बहुत औरंगजेब मतलब मुगलों को परेशान कर रहे थे।
अब आगे जो इनके बाद आए औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो मुगलों ने सोचा ऐसा करो इनको आपस में लड़ा दो। तो ये साहू जी जो ये संभाजी के पुत्र थे, ठीक है, इनको आज़ाद कर दिया गया। साहू को औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब साहू रिहा हो गए, अब उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। ताराबाई का पलड़ा भारी चल रहा था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ आ गए बीच में। बालाजी विश्वनाथ जब बीच में आ गए तो स्थिति पूरी बदल दी। अब 1707 में खेड़ा के युद्ध में, खेड़ा नहीं खेड़ा है ये, खेड़ा के युद्ध में क्या हुआ, साहू जी विजय हो गए और सतारा में साहू का राज्याभिषेक करवाया गया। सतारा में साहू का राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। और ये ताराबाई का काम यहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरे जगह भाग जाती हैं, वहाँ से अपना शासन चलाती रहती हैं। अब मराठा शक्ति का विस्तार प्रथम 3 पेशवा में देख लेते हैं क्या किया था। तो पहला पेशवा वही बालाजी विश्वनाथ थे, यही बालाजी विश्वनाथ थे, इनको पेशवा बना दिया। 1713 से 20 तक रहे। उन्होंने फर्रुखसियार का तख्तापलट में सैयद बंधुओं को मदद की। मतलब देखो मुगल में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ तक पहुँच गए, इनकी पहुँच है, मतलब बहुत ताकतवर इस समय मराठा थे, चाहते तो पूरा अंग्रेजों को निपटा सकते थे, लेकिन ये लोग, फिर क्या हुआ, फर्रुखसियार तख्तापलट में सैयद बंधुओं के साथ किया, फर्रुखसियार का तख्तापलट कर दिया। संधि हुई, मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे, ठीक है। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। फिर बाजीराव प्रथम आए 1720 से 40, इन्होंने हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया, ठीक है। छत्रसाल बुंदेला की सहायता की इन्होंने, मस्तानी से मुलाकात हुई, सब बुंदेला जब सहायता की तभी इन्होंने, इनकी मुलाकात मस्तानी से हुई थी। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध, निजाम को पराजित किया, चाहे मुंगी शिवगांव की संधि भी हुई यहाँ पे। 1737 से 38 में भोपाल का युद्ध हुआ, निजाम पराजित हुआ, दुराई सराय की संधि हुई इसमें। बाजीराव, ठीक है। अब अगला कौन आते हैं पेशवा, बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव 1740 से 1761 तक रहते हैं। 1750 में संगोल संधि हुई, पेशवा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया, ठीक है। पेशवा साम्राज्य का वास्तविक, अब 1750 में संगोल की संधि हुई जिससे पेशवा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय हो गई, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, अंग्रेजों के प्रभुत्व का मार्ग खुल गया था। अब जब बालाजी विश्वनाथ, ये बाजीराव जिंदा होते तो कुछ और होता ना, अब ये मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों का प्रभुत्व का रास्ता खुल गया, ठीक है। ये मतलब रहा मेन मराठा जो क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम देखते हैं सिंध विजय। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर भी विजय कर लिया, 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर भी विजय कर लिया, ठीक है। पंजाब विजय, रणजीत सिंह और अंग्रेज, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई। इस संधि के द्वारा सतलज नदी दोनों राज्यों के मध्य सीमा का काम करेगी। रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार किया, कंगड़ा को 1811 में जीता, मुल्तान को 1811 में जीता, अटक को 1813 में जीता, कश्मीर को 1819 में जीता और पेशावर को 1823 में जीता। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई, 1839 में। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46। रणजीत सिंह ताकतवर थे। ये मैसूर अमृतसर की संधि हो रखी थी 25 अप्रैल 1809 में और सतलज नदी को सीमा बना रखा था। इनकी मृत्यु हुई 1839 में। तुरंत 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। लाहौर की संधि हुई 1840 में, ठीक है। अब फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अब ये लाहौर की संधि हुई 1846 में और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि से खत्म हुआ 1846 में। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में। 21 फरवरी 1849 को क्या हुआ, गुजरात युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए थे। अब जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश में अब क्या कर लिया, मिला लिया, वे हार गए, पूरी तरह हार गए सिख। अब महाराजा दलीप सिंह जो थे इनको पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इनको पेंशन का भोगी बनाकर महाराजा दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। तो 1849 में ये सिख जो था राज्य पंजाब विजय भी इन्होंने कर ली। सिंध विजय तो 1843 में हो गई थी। 1849 में पंजाब की विजय भी संपन्न कर ली अंग्रेजों ने। अब वॉरेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति अपनाई, रिंग फेंस नीति अपनाई। उद्देश्य था बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने की भरोसा दिया गया। वस्तुतः वेलेजली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। देखो ये रिंग फेंस में क्या था कि रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था कि हम अपनी सेना रखेंगे, तुम इनको पालन पोषण करो, इनको खाओ पियो, और कोई अगर बाहरी आक्रमण करता है तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। वस्तुतः अगर कहा जाए तो वस्तुतः वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो
सहायक संघ की जो नीति थी वो रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी, ठीक है। लॉर्ड बर्जली ने इसके बाद सहायक संधि शुरू की थी, ठीक है। ये रिंग फेंस की मतलब विस्तार था सहायक संधि। शामिल राज्य इसमें थे हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशावा, फिर बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। ट्रिक है, HMT की घड़ी पहनकर आप वाले बासी जौ की रोटी खाते हैं। होलकर हो गया, नहीं एच से हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया। HMT, एच से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, घड़ी पहनकर कुछ नहीं, आज से अवध हो गया, आप ना, पा से हो गया पेशावा, फिर बरार हो गए भोसले, ठीक है, ठीक है, बा से बरार भोसले, सी से सिंधिया हो गए, जौ से जोधपुर हो गया, ठीक है, जौ से जोधपुर और जयपुर हो गया। मतलब ये थोड़ा अगर HMT की घड़ी पहनकर आप वाले बासी रोटी खाते हैं तो उनका थोड़ा बहुत अगर मिलाने वाला जाएगा, क्रोनोलॉजी सेट करने आ जाएगा, कौन कौन से सहायक संधि लिए क्रम, तो ये मतलब हम मिला सकते हैं। HMT की घड़ी पहनकर आप वाले बासी जौ की रोटी खाए। एच से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, आ से अवध, पा से पेशावा, बा से बरार भोंसले, ठीक है, बरार के भोंसले, ठीक है, और सी से सिंधिया, जौ से जोधपुर और जयपुर। ऐसे रहेगा तो हमारा कुछ हो सकता है, ठीक है, मिला लेंगे। इतना याद करना तो भाई इतिहास है। उसके बाद डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत आता है। व्यापकगत सिद्धांत डलहौजी, देखो ये याद रखना, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक नीति अपनाई, सहायक संधि, और डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत। इसमें सतारा आया 1843 में, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1854 में, नागपुर 1854 में, झांसी 1854 में, अवध 1856 में कुशासन के आरोप पर। तो इसमें ट्रिक है, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी। तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी, तभी नाग झाड़ी से आया। तो ये मतलब ट्रिक है, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी, तभी नाग झाड़ी से आया। ट्रिक है, तो तारा मतलब वही सतारा हो गया, शंभू मतलब संभल हो गया, बाग मतलब बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, झाड़ी मतलब झांसी हो गई, आया मतलब अवध हो गया। तो ये ट्रिक हो गई। ये मतलब अगर क्रोनोलॉजी आएगा तो हम लगा देंगे, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी, तभी नाग झाड़ी से आया। ये याद रखना है, मैं तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी, नाग झाड़ी से आया। ब्रिटिश भारत की विदेशी नीति क्या थी? आंग्ल नेपाल संबंध देखें तो 1813 में हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना, 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हो गया। 1813 में हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना, 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हो गया। 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हो गया। 28 फरवरी 1816 तक कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकबनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। 28 फरवरी 1816 तक कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकबनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। और मार्च 1816 में सगौली की संधि हुई। नेपाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सगौली की संधि हुई मार्च 1816 में सगौली की संधि हुई, जिसे शिमला, मसूरी, नैनीताल अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। शिमला, मसूरी, नैनीताल अंग्रेजों को प्राप्त हुए। आंग्ल वर्मा संबंध देखें तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो होता है 1824 से 26 में चलता है। 24 फरवरी 1826 में यंडूब की संधि होती है। आंग्ल वर्मा संबंध में 24 फरवरी 1826 में यंडूब की संधि होती है। और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1852 में, और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1885 में, ठीक है। अब इसी से आंग्ल वर्मा का भी संबंध खत्म हो जाता है। फिर आंग्ल तिब्बत देखे संबंध, 17 सितंबर 1904 को लहासा की संधि होती है। यंग हस्बैंड अभियान चलता है तिब्बत में। 17 सितंबर 1904 में लहासा की संधि, ये यंग हस्बैंड अभियान से, यही मेन इंपॉर्टेंट है तिब्बत के साथ। फिर आल अफगान संबंध देखें तो फर्स्ट आंग्ल अफगान संबंध होता है 1839 से 42 में। जॉन लॉरेंस की अक्रियता नीति का परिणाम था यहाँ पर, ठीक है। जॉन लॉरेंस की अक्रियता नीति का परिणाम था। और फिर लिटन की अफगान नीति के परिणाम से होता है सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 1880 के बीच। ये खत्म होता है गंडमक की संधि से, 1879 की गंडमक संधि से खत्म होता है। और अब देखो ना, आंग्ल अफगान संबंध यही है। फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 में। जॉन लॉरेंस की अक्रियता नीति के कारण, और लिटन की अफगान नीति जो थी उसके कारण होता है सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80, और ये गंडमक की संधि से खत्म होता है। अब उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र देखें तो डूरन समझौता होता है 1893 में। डूरन समझौता कब होता है? 1893। ये उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र है। डूरन समझौता होता है 1893 में।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया अंग्रेज़ों का विस्तार मतलब, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे ये ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह। तो ये मेन हो गए हमारे, तुम तब तैयार रखना, ठीक है। तो वही है ब्रिटिश की नीति। हो जाएगा, एक बार दोबारा सुन लेना इसको। जय हिंद, जय